Welcome and good morning to all of you. I am Sudeep Kumar Srivastava, your General Science and Technology faculty. इस सेशन में हम लोग बात करेंगे स्पेस डेब्रिस यानी कि अंतरिक्ष कचरा। अंतरिक्ष की खोज के लिए संभावित खतरे के रूप में इसको देखा जा रहा है। पिछले 6 दशकों में अंतरिक्ष तकनीक पर निर्भरता घातांकी रूप से बढ़ी है। मानव ने ब्रह्मांड की खोज के साथ साथ भू अवलोकन, रिमोट सेंसिंग, दूर संचार, नौ परिवहन और वेदर फोरकास्टिंग में अपार सफलताएं हासिल की हैं और मानव को उसके भविष्य को आगे ले जाने के लिए बहुत सफल प्रयास किए हैं और मानव को एक युग से निकाल करके उसको दूसरे युग में लाने का सफल प्रयास किया। लेकिन जब हम विकास के क्रम में होते हैं तो उस विकास से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसको उस समय हम समझ नहीं पाते हैं या समझने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो समस्या, वो खतरा एक रूप लेना शुरू करती है, फिर हमारा दिमाग, हमारा पूरा जो सिस्टम है उसकी तरफ ध्यान देना शुरू करता है। वही हाल हमारे अंतरिक्ष तकनीक पर भी लागू होता है। देर में ही सही, परंतु अंतरिक्ष कचरे की खतरे की जो संभावना है उसको समझने का प्रयास किया जाने लगा है और उसके खतरे से हमारे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को कितना नुकसान हो सकता है, ये चीज अब हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम संपन्न जो राष्ट्र हैं उनके लिए एक शोध का विषय बन गया है, एक चिंता का विषय बन गया है। और मुख्य रूप से लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट के जो हमारे मिशन हैं उनमें अंतरिक्ष कचरे की जो संभावना है खतरे की वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये अंतरिक्ष संपन्न देशों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी बनता जा रहा है। वर्तमान में हमारे जो स्पेसक्राफ्ट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, प्रोब्स हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कचरे सभी अंतरिक्ष संपन्न देशों के लिए एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है और सभी लोग इससे निपटने के लिए लगातार प्रयास करने के लिए नई नई खोजें शुरू की हैं। अगर आप गौर करें या आपको ये पता होना चाहिए कि स्पुतनिक फर्स्ट यानी कि 1957 में 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। उसके बाद से लेकर के आज तक लगभग 2021 में कुल लगभग 3000 मिशन जो है पूरे दुनिया के द्वारा छोड़े गए हैं। इनमें से चाहे वो सैटेलाइट्स हों, चाहे आपके स्पेसक्राफ्ट्स हों, पृथ्वी की कक्षा में इनको स्थापित किया गया। इतनी तीव्र रफ्तार से इनका बढ़ता घनत्व यानी कि इनकी बढ़ती डेंसिटी अंतरिक्षयान और सैटेलाइट के सुरक्षित और स्वस्थ संचालन के लिए एक मुद्दा बना हुआ है, बहुत बड़ी चुनौती बन गया। ये आपको दिमाग में बैठाना होगा और इसको निपटने के लिए या इस प्रकार के कचरे जो कैसे बनते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इन पे हमको बात करनी है। तो कचरा मुख्य रूप से जो पुराने कचरा जो होता है, मुख्य रूप से जो आपका पुराना कोई स्पेसक्राफ्ट है, कोई रॉकेट है, उसका जो फर्स्ट स्टेज जो होती है, रॉकेट का जो क्या होता है अपर कहेंगे इसको, अपर स्टेज जो होती है, उसके जो अवशेष होते हैं जो काम करना बंद कर देते हैं, और इनकी जो पेंट होते हैं, पेंट के जो पार्ट्स होते हैं, पेंट के जो कण होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये सब एक डेब्रिस का काम करते हैं। और वर्तमान में भेजे गए जो फंक्शनल जो स्पेसक्राफ्ट हैं या सैटेलाइट्स हैं या इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैं, इनसे टकरा कर उनसे खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए, आपके डेब्रिस हो गए और ये वर्तमान में जो कार्यरत जो हमारे स्पेस मिशन हैं उनके लिए खतरा बन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। अब बात आती है कचरे का आकार कितना बड़ा हो जो खतरा पैदा कर सकता है। तो ये माना गया है कि कुछ मिलीमीटर
0.5 मिलीमीटर से लेकर के 0.05 मिलीमीटर से लेकर के 0.5 मिलीमीटर साइज तक के जो पार्टिकल्स होते हैं ये अंतरिक्ष कचरे के रूप में माने जाते हैं। एक छोटा सा कचरा भी कार्यरत जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं उनके लिए बड़ा खतरा बन सकता है, और खास करके लो अर्थ ऑर्बिट में। क्यों? क्योंकि इस छोटे कण का जो वेलोसिटी होती है, जो इसका वेग होता है, वो 7 किलोमीटर पर सेकंड से लेकर के 10 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास होता है। और 10 किलोमीटर तो इसका मोमेंटम इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, तो किसी भी स्पेस क्राफ्ट को नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही क्यों ना हो। अब आपको पता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जब जो होता है उसमें क्या होता है, एक ड्रैगन क्रू मॉड्यूल भेजा जाता है। ये ड्रैगन क्रू मॉड्यूल जो भेजा जाता है, ये कौन भेजता है? स्पेस एक्स जो हमारी जो है प्राइवेट जो कंपनी है इस स्पेस के लिए, ये इसको भेजती है। या सियोजू, सियोजू क्या होता है? ये आपका जो रॉसकॉस्मॉस के द्वारा जो भेजा जाता है। तो ये क्या करते हैं? ये अंतरिक्ष यात्री परिवहन का काम करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? ये अंतरिक्ष स्पेस जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको ले जाने का काम करते हैं इस अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर। तो अंतरिक्ष धरती से अंतरिक्ष स्टेशन तक जो अंतरिक्ष यात्रियों को लाने का काम ड्रैगन क्रू 2 करता है, जो स्पेस एक्स के द्वारा लाया जाता है। सोयूजू करता है, जो रॉसकॉस्मॉस के द्वारा भेजा जाता है। इसके अलावा प्रोग्रेस 75, प्रोग्रेस 77, गाइनस 15, ये सब क्या है? एक अलग अलग प्रकार के स्पेसक्राफ्ट होते हैं, अंतरिक्ष यान होते हैं, जो सामान को या अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन में लाने का काम करते हैं। इनको भी खतरा हो सकता है इस डेब्रिस से। तो दो तरह के खतरे से हमको बचना होता है। एक तो वित्तीय खर्चा, अगर इस पे अटैक होगा तो पूरा सिस्टम नष्ट हो जाएगा, तो एक तो वित्तीय खतरा इसमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर ये क्रू ड्रैगन को डैमेज कर दिया या सोयूजू को डैमेज कर दिया, तो इसमें बैठे हुए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनका भी नुकसान होगा। तो एक मानवीय खतरा भी होता है, मानव को खतरा हो सकता है। तो दोनों प्रकार के खतरे से हमको चिंता है, और उस खतरे की संभावना है लगातार जो ये डेब्रिस उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन जो फंक्शनल जो स्पेस स्टेशन होते हैं या स्पेस क्राफ्ट होते हैं, अक्सर जो बहुत छोटे यानी कि सब मिलीमीटर साइज के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनसे इनको खतरा नहीं होता है। जो सब मिलीमीटर के जो साइज के होंगे उनसे इनको खतरा नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उन साइज के जो पार्टिकल होंगे खतरा होगा जो मिलीमीटर साइज में होते हैं, यानी कि मिलीमीटर साइज वाले क्या करते हैं? खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। सब मिलीमीटर साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे ज्यादा खतरा इन स्पेस क्राफ्ट को या सैटेलाइट्स को या स्टेशन को नहीं होता, और ये भी लो अर्थ ऑर्बिट में खतरा ज्यादा होता है। लेकिन अगर मिलीमीटर साइज का है तो ये जो ऑर्बिटल जो डेब्रिस होगा, ये लो ऑर्बिट में कार्य कर रहे जो आपके रोबोटिक स्पेस मिशन जो होते हैं उनमें ये पेनिट्रेट कर सकते हैं, उनमें इनको ये भेद सकते हैं, और उसको बहुत बड़ी संभावना बनती है कि उसको ये नष्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती आती है कि अगर मिलीमीटर साइज का है तो लो अर्थ ऑर्बिट में जो हमारा स्पेस स्टेशन भी कहाँ पर है? लो अर्थ ऑर्बिट में है, तो उनको वो पेनिट्रेट कर सकता है। एक चीज तो ये होती है। दूसरी चीज ये देखी गई थी, इसको ध्यान दीजिएगा, कि 10 फरवरी 2009 को ये पाया गया कि नासा का एक सैटेलाइट था, इरिडियम सैटेलाइट था, और रसिया का एक सैटेलाइट था, कॉस्मोस। इन दोनों में क्या हो गई? टक्कर हो जाती है, और टक्कर होने से क्या होता है? बड़ी मात्रा में इस मिलीमीटर साइज के बहुत बड़े डस्ट जो पार्टिकल है वो डेवलप हो जाते हैं, ये डेब्रिस बन जाते हैं। और ये डेब्रिस फंक्शनल या जो भविष्य के जो हमारे मिशन हैं, जो स्पेस क्राफ्ट हैं,
उनको ये खतरा पैदा कर सकते हैं, उनके लिए ये हमेशा खतरा बने रहेंगे, अंतरिक्ष यान के लिए खतरा बने रहेंगे। ये एक समस्या बन करके सामने उभरी है। दूसरी चीज आपको ध्यान देना है कि अंतरिक्ष मलबे ने पहले के जो अंतरिक्ष शटल थे, ये जो मलबा बना है, ये पहले के जो स्पेस शटल हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं। वर्तमान में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उनको भी प्रभावित कर सकते हैं, और जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं, जो हमारे मिशन हैं, उनको भी ये प्रभावित कर सकते हैं। जबकि अभी ये देखा गया है कि इंटरनेशनल स्पेस को अभी तक इस प्रकार का कोई खतरा नहीं हुआ है, मानव जीवन को भी वहां पर कोई खतरा अभी ऐसा नहीं हुआ है। परंतु जिस तरह से इनकी संख्या बढ़ रही है, डेब्रिस बढ़ रहे हैं, उसको ध्यान में देते हुए इस प्रकार के खतरे की संभावना से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है कि हम किसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लगातार 24 घंटे उसकी मॉनिटरिंग और उसकी ट्रैकिंग हम लगातार कैसे कर पाएं कि हम पता लगा सकें कि कोई भी पार्टिकल उसको डैमेज तो नहीं कर रहा। ये खतरा और बढ़ जाता है जब हम 21वीं सदी में अपने एक्सपेरिमेंटल मिशन से निकल करके हम कॉमर्शियल मिशन पे आते हैं। यानी कि अब हम कॉमर्शियल लेवल पर अंतरिक्ष तकनीक का बहुत बड़े लेवल पर उपयोग कर रहे हैं। उससे लगातार हम बहुत सारे उपग्रहों को, बहुत सारे मिशन को हम लॉन्च करते हैं। उससे लगातार अंतरिक्ष में ऑर्बिट में डेब्रिस की संख्या लगातार बढ़ रही है, और जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, वैसे वैसे ही प्राइवेट संस्थाएं जो हैं, जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी हैं, वो भी अपने व्यावसायिक मिशन को लगातार बढ़ा रही हैं। चाहे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, चाहे आपका स्पेस एक्स हो या आपका वेब 1 हो, ये दोनों लगातार अपने और सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में लगातार स्थापित करने का सफल प्रयास करते जा रहे हैं, और ऑर्बिट में सैटेलाइट्स की संख्या को लगातार ये बढ़ाते जा रहे हैं, और ये एक स्पेस डेब्रिस का रूप लेता चला जाएगा, जो आगे आने वाले मिशन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो लगातार खतरे में है। वो खतरे में कैसे है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खतरे में है, तो इसलिए खतरे में है कि हमको लगातार यहाँ पर क्या है, डेब्रिस बढ़ रहे हैं, यानी कि मलबे बढ़ रहे हैं। इनकी लगातार मॉनिटरिंग करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। मलबे की ट्रैकिंग करना, जो कि स्टेशन के लिए एक प्रभावशाली खतरा बन सकता है, एक बहुत कठिन कार्य होता है। कि लगातार क्यों कठिन कार्य है, इसको आप समझिए। कठिन कार्य इसलिए है कि ये जो आपका स्पेस स्टेशन है, इसमें लगभग 23,000 से अधिक उपकरण 24x7 काम करते रहते हैं। यानी कि 24 घंटे 7 दिन 23,000 उपकरण काम करते रहते हैं। इन सभी 23,000 उपकरणों को लगातार 24/7 मॉनिटरिंग करना और इनकी ट्रैकिंग करना, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत ही बड़े लेवल का काम है, जो लगातार करना एकदम से अभी असंभव माना जाता है। फिर भी इनकी ट्रैकिंग के लिए, क्योंकि हमको ट्रैकिंग नहीं करेंगे, हम मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, तो इतने बड़े मिशन को हम आगे कैसे ले जाएंगे। तो इसके लिए कनाडा स्पेस एजेंसी ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिसका नाम है कनाडा RM2। ये कनाडा RM का नया वर्जन है, और ये क्या करता है, लगातार अंतरिक्ष स्टेशन की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग करता है। ये है क्या, तो स्पेस स्टेशन में एक क्या होता है, डेक्स्टर होता है। डेक्स्टर का मतलब होता है कि ये बाहर की चीजों को अंदर की चीजों से संपर्क करने का प्रयास करता है। यानी कि ये एक डेक्स्टर जो होता है रोबोटिक आर्म की तरह काम करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
जो अंतरिक्ष स्टेशन को क्या करता है डेक्स्टर, ये एनसेम्बल करता है। अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं उनको ये मैनेजमेंट करता है, मैनेज करता है, उनका प्रबंधन करता है, और उपकरणों को और अंतरिक्ष यात्रियों को आपूर्ति करता है बाहर से, यानी कि सोयूज से या आपका ड्रैगन क्रू से जो अंतरिक्ष यात्री आते हैं उनको अंदर लाने का काम कौन करता है, वो यही डेक्स्टर करते हैं। डेक्स्टर का काम ये भी होता है, ये स्टेशन वॉक के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को पूरी तरह से जो है इसी पर निर्भर होना पड़ता है। इसको हम एक प्रकार के गोलकीपर की तरह मान सकते हैं। जैसे कोई गोलकीपर क्या होता है, बॉल को पकड़ता भी है और उसको फेंकता भी है, तो कैप्चर और डॉकिंग करने का काम ये करता है डेक्स्टर। इसी डेक्स्टर की तरह से ये आपका क्या होता है, कनाडा आर्म 2 होता है। कनाडा आर्म 2 क्या है, ये क्या होता है, ये रोबोटिक आर्म होता है जो डेक्स्टर के अतिरिक्त होता है। ये क्या करता है, ये पूरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग करता है कि कहीं से कोई भी मलबा इससे टकराने वाला तो नहीं है, स्पेस डेब्रिस जो है इससे टकराने वाला तो नहीं है। इसने एक बहुत सफल परीक्षण किया था, उसके बारे में आपको ध्यान देना होगा। वो परीक्षण किया गया था 12 मई 2021 को। 12 मई 2021 को इस कनाडा आर्म 2 ने ये परीक्षण में नियमित जो रेगुलर जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें पाया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक छोटे कचरे के टुकड़े जिसका आकार 0.2 इंच था, यानी कि लगभग 5 मिलीमीटर के आसपास था, ने क्या किया है, उसमें एक छेद कर दिया। हालांकि आगे निरीक्षण में पाया गया कि मलबे ने इसकी यांत्रिक संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इसने क्या किया, ट्रैकिंग किया, लेकिन संचालन को इसने बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था और कार्गो हैंडलिंग खतरे में पड़ गया था। तो इस तरह की संभावना से हमको बचना है। अंतरिक्ष मलबे ने पहले के अंतरिक्ष शटल, तो ये आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से ये कर सकता है। दूसरी चीज आपको यहां पे ध्यान देनी है कि ऐसा अनुमान है, ये भी अनुमान लगाया गया है कि लगभग 10 करोड़ से अधिक ऐसे टुकड़े हैं जो हमारे पृथ्वी की कक्षा में हैं, और इनमें से 1 सेंटीमीटर से छोटे भी हैं और इनसे बड़े भी हैं। तो ये जो छोटे हैं, 1 सेंटीमीटर से जो छोटे बड़े टुकड़े हैं, इनकी ट्रैकिंग करना अभी संभव नहीं है। इसके लिए हमको नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी। वो टेक्नोलॉजी हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसके लिए क्या किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे इनसे बड़े हैं जो कार्यरत स्पेसक्राफ्ट हैं, उनको डैमेज कर सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षति से बचने के लिए, किसी भी डैमेज से बचाने के लिए दिसंबर 2017 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के चारों तरफ एक स्पेस डेब्रिस सेंसर लगा दिया गया। याद रखिएगा, स्पेस डेब्रिस सेंसर लगाया गया जो क्या करेगा, चारों तरफ छोटे मलबे की मॉनिटरिंग करेगा, जिसके आकार 0.05 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर के बीच के होंगे, उनकी मॉनिटरिंग करेगा। इससे हम जान पाएंगे कि कोई भी इस साइज का पार्टिकल कहीं टक्कर करने वाला तो नहीं है, क्योंकि इसके बड़े वाले के लिए तो व्यवस्था हो सकती है, लेकिन इससे छोटे वाले जिसको हम मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए स्पेस डेब्रिस सेंसर लगाए गए। तो स्पेस स्टेशन को टक्कर से बचाने के लिए ये जो एडिशनल जो ये डिमॉन्स्ट्रेशन टेक्नोलॉजी है, ये ऐसी उपयोगी डेटा हमको उपलब्ध कराएगी जो भविष्य में एक उन्नत तकनीक के विकास के लिए हमको मदद करेगी और मलबे के टक्कर से रोकने में ये सहायता करेगी। यानी कि अगर हमारा ये जो स्पेस डेब्रिस सेंसर है,
इसके डेटा से हमें समझ पाएंगे कि भविष्य में हम किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का विकास करें, या इस डाटा से हमको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी जिससे हम एक उन्नत तकनीक का विकास कर पाएंगे और इस प्रकार के मलबे से हम अपने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को बचा पाएंगे। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने समझा कि अंतरिक्ष कचरा क्या होता है, ये हमारे अंतरिक्ष मिशन को कैसे प्रभावित कर सकता है, इसका साइज क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को बचाने के लिए इनसे क्या प्रयास किए गए हैं। आगे के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि कैसलर सिंड्रोम क्या होता है, जिसको कैस्केड कोलिजन कहा जाता है, और कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी हैं जिसका उपयोग करके हम इस डेब्रिस से बच सकते हैं, अंतरिक्ष कचरे से अपने भविष्य के अंतरिक्ष मिशन को हम बचा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों को, और अगर अभी आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।